मैथ्स क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मेरा जो बीएससी का वीडियो डाला हुआ है उस वीडियो पे आप लोगों का मुझे बहुत सारा प्यार मिला है, बहुत सारे कमेंट्स मिले हैं। बीएससी का और टॉपिक का वीडियो अपलोड कीजिए करके, तो ये आप लोगों का जो प्यार और कमेंट के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं जो टॉपिक आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ उसको मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ और मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है। तो अब मैं बीएससी के और जो टॉपिक हैं उस पर मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगा, तो आप मेरी वीडियो को इसी तरह प्यार देते रहिए, कमेंट्स करते रहिए और जो नए लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है, आज जिस टॉपिक पे हम चर्चा करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। ये के लिए सबसे पहले हमको रिलेशन को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ठीक है। ऑर्डर पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर या इसको हम हिंदी में बोलते हैं क्रमित युग्म। क्रमित युग्म, क्रमित युग्म क्या होता है? पेयर मतलब हम क्या समझे? पेयर मतलब दो। ऑर्डर पेयर का मतलब ये हुआ दो अवयव को एक निश्चित नियम के तहत एक साथ रखा गया है। ऐसे दो अवयवों के एक साथ रखने का जो क्रम है, जैसे मान लो उसको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। ऐसे ए फिर कॉमा करके बी और छोटा ब्रैकेट में ऐसा प्रदर्शित किया गया है। दो अवयवों का ये पेयर है, तो दो अवयवों का जो पेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको ऑर्डर्ड पेयर बोला जाता है, क्रमित युग्म बोला जाता है, ठीक है। ये जो पहला अवयव है इसको हम प्रथम निर्देशांक कहते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं इसका द्वितीय निर्देशांक। ये इसका प्रथम निर्देशांक कहलाता है और इसका द्वितीय निर्देशांक कहलाता है, ठीक है। ए बी ये कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। हम इसको यदि बी ए के रूप में लिख दें ऐसा, तो इसका जो प्रथम निर्देशांक है वो बी हो जाएगा और द्वितीय निर्देशांक जो है वो ए हो जाएगा। ए बी और बी ए ये दोनों बराबर नहीं हैं, ठीक है। ए बी और दो ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बराबर कब होंगे? मान लीजिए x1 y1 एक ऑर्डर्ड पेयर है और x2 y2 ये दूसरा ऑर्डर्ड पेयर है, तो ये दोनों बराबर होंगे। कब बराबर होंगे? यदि उसका प्रथम निर्देशांक जो है प्रथम निर्देशांक के बराबर हो। दैट मीन्स x1 इज इक्वल टू x2 एंड y1 इज इक्वल टू y2, तब हम कहेंगे कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बराबर है, ठीक है। तो हम कहेंगे, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा सेट्स को समझते हैं, समुच्चय, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए कोई सेट है, इसमें कोई एलिमेंट है 1 2 3, ठीक है। दूसरा सेट है बी, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सपोज मान लो 4 5 हैं। तो इन दोनों का यदि हम क्रॉस निकालें, ए क्रॉस बी निकालें, तो इसमें क्या आएगा? ठीक है, ए क्रॉस बी यदि हम निकालें तो इसमें क्या आएगा? इसके जो एलिमेंट है ए क्रॉस बी की, वो एक एलिमेंट जो है वो ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहेगा। तो इसका जो वैल्यू हो क्या रहेगा? 1 4 ऐसा आ जाएगा, 1 5 2 4 2 5, ठीक है। इसी प्रकार से 3 4 3 5, ठीक है। तो इसके ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे हैं? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में हैं, ठीक। यदि हम इसको संकेत के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? इसके जो एलिमेंट है ए बी, ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट है वो कैसे रहते हैं? ऑर्डर्ड पेयर के रूप में रहते हैं, जिसमें से ए जो है वह ए का एलिमेंट है और बी जो है वह बी का एलिमेंट है। इस तरह से हम ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ ए क्रॉस बी के जो पर्टिकुलर एक एलिमेंट है वह एक ऑर्डर्ड पेयर के रूप में है, जिसमें से फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट सेट का अवयव है, सेकेंड एलिमेंट जो है सेकेंड सेट का अवयव है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम ए क्रॉस बी को समझ सकते हैं। आइए अब हम रिलेशन को समझते हैं करके, ठीक है। बी कोई दूसरा समुच्चय है कुछ इस तरह से 2 3 4 करके। यदि हम ए क्रॉस बी निकालना चाहें, ए क्रॉस बी अगर यदि हम फाइंड करना चाहें तो हमको क्या मिलेगा? 1 2 मिलेगा, 1 3 मिलेगा, 1 4 मिलेगा, 2 2 मिलेगा, 2 3 मिलेगा, 2 4 मिलेगा, 3 2 मिलेगा, 3 3 मिलेगा और 3 4 मिलेगा, ठीक है। एक राशि को फाइंड कर लिए। अब हम आर को समझते हैं, ठीक है। आर क्या चीज़ है? आर जो है वह किसी भी रूप में परिभाषित हो सकता है। जैसे मैं बोलूँ आर का मतलब है छोटा है, छोटा है, लेस देन, ठीक है, छोटा है। इसका क्या मतलब हुआ? यदि मैं लिखूँ ए आर बी, तो ए आर बी का मतलब क्या होगा? ए छोटा है बी से, ठीक है। इसको हम ऑर्डर्ड पेयर के रूप में भी लिख सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में के रूप में हम कैसे लिखेंगे इसको? इसको हम ए बी बिलोंग्स टू आर लिखेंगे। मतलब
मतलब क्या हुआ, मतलब वही है जैसे हमने यहाँ पे बताया, क्या बताया कि ए क्रॉस बी के जो पर्टिकुलर एलिमेंट हैं वो क्या है, एक क्रमित युग्म, एक आर्डर्ड पेयर के रूप में है। तो आर का भी जो एलिमेंट होगा वो आर्डर्ड पेयर के रूप में ही होगा, लेकिन आर के जो आर्डर्ड पेयर हैं उस कथन की पुष्टि करते होंगे, उस कथन को उस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करते होंगे वही क्रम, वही आर्डर्ड पेयर। ये जो आर है वो इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाइड करता हो, वही इस आर में आएंगे। कहने का मतलब क्या हुआ, यदि फर्स्ट कोऑर्डिनेट, यदि पहला निर्देशांक दूसरे निर्देशांक छोटा है वही आर में आ जाएगा। जैसे 1 2 को हम देखें तो 1 छोटा है 2 से, इसलिए आर इसमें आ जाएगा। 1 छोटा है 3 से, इसलिए आ जाएगा। 1 छोटा है 4 से, इसलिए आ जाएगा। ये इसमें नहीं आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 2 3 इसमें आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2 छोटा है 3 से। 2 4 आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, क्योंकि 2 छोटा है 4 से। देखा रिलेशन आर जो है, आर क्या चीज़ है, क्रमित युग्मों का समुच्चय है जिसमें से x जो है वह a का अवयव है और y जो है वह b का अवयव है। तो ये x और y जो है वह किसी न किसी नियम से संबंधित होंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि r का डोमेन क्या होता है। डोमेन ऑफ आर का डोमेन जिसको हम डी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बराबर होता है, ये जो पेयर बना है उसका जो फर्क होते हैं x बिलोंग्स टू a, ठीक है। इसके लिए क्या होना चाहिए, इसके लिए x y को r में होना चाहिए और साथ ही साथ y जो है वह b का एलिमेंट हो, तो ये कहलाता है r का डोमेन, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, x के जो एलिमेंट है उसको हम r का डोमेन कहते हैं, लेकिन वो r में होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से अपन रेंज बता सकते हैं, रेंज ऑफ आर का रेंज क्या होगा, इसको अपन आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो सेकेंड सेट बी का एलिमेंट है दैट मीन्स वाई बिलोंग्स टू बी सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अर्थात बी के एलिमेंट को हम क्या कहेंगे, आर का रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं, ठीक है। तो ये आर जो है वह सबसेट होता है ए का, और आर जो है यह सबसेट होता है किसका, बी का। बाइनरी रिलेशन अपन किसे कहेंगे, हम अभी तक रिलेशन देखा है वो क्या है, दो सेट्स के एलिमेंट में कोई ना कोई ऐसा नियम रहता है जिससे इसके एलिमेंट संबंधित रहते हैं। यदि दो सेट ना हो, सेट एक ही हो हमारा, ठीक है, ए कोई सेट हो और ए के अवयव अपने ही अवयव से संबंधित हो, तो ऐसे रिलेशन को हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे बाइनरी रिलेशन में हमारे पास सिर्फ एक सेट रहेगा, दो सेट की आवश्यकता नहीं है। सेट के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको अपन बोलते हैं रिफ्लेक्सिव को अपन हिंदी में स्वतुल्य कहते हैं। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए ए कोई सेट है और आर इस पर रिलेशन है, तो यदि एक्स आर एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, कहने का मतलब क्या हुआ, यदि ए के सारे अवयव स्वयं से उस रिलेशन से संबंधित है तो ऐसे रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे, ठीक है ना। सारे के सारे अवयव स्वयं से संबंधित हो। ये क्या होता है, मान लीजिए ए कोई सेट है, आर इस पर कोई रिलेशन है, ठीक है। मान लीजिए एक्स और वाई जो है ए के कोई दो एलिमेंट है। यदि हमको दिया गया है कि एक्स का रिलेशन वाई से है, तो यदि हमको y का रिलेशन, वही रिलेशन x से भी मिल जाए, ये हमको दिया रहेगा x का रिलेशन y से है, उस स्थिति में यदि y का रिलेशन भी x से हो जाए, तब हम कहेंगे कि ये जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव। ये क्या होता है, मान लीजिए a कोई सेट है, r इस पर रिलेशन है, तीन एलिमेंट्स हैं x y और z, एक्स वाई जेड, ये ए के कोई तीन एलिमेंट हैं। यदि एक्स का रिलेशन वाई के साथ है, वाई का रिलेशन जेड के साथ है, तब हमको क्या मिल जाए, यदि एक्स का रिलेशन जेड से हो जाए, फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है। ये क्या होता है, मान लीजिए ए कोई सेट है, आर इस पर कोई रिलेशन है, ठीक है, एक्स और वाई ये कोई दो एलिमेंट है ए के। यदि x का रिलेशन y के साथ है और y का रिलेशन x के साथ है, तब हमको क्या मिले, x इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू a के लिए, तब हम कहेंगे ये जो रिलेशन है वो क्या है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है, प्रति सममित रिलेशन है। इक्विवेलेंट रिलेशन तुल्यता संबंध क्या होता है,
मान लीजिए ए कोई समुच्चय है, आर इस पर कोई संबंध है, तो इस आर को हम तुल्यता संबंध कहते हैं यदि यह तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता हो। आर जो है वह स्वतुल्य हो। स्वतुल्य हो कहने का मतलब क्या हो है, यदि x कोई अवयव है एक का, x का यदि x कोई अवयव है a का, देन x आर x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। ठीक है। दूसरा, R जो है वह सममित हो, सिमेट्रिक हो। सममित हो इसका क्या तात्पर्य है, यदि x और y ये कोई दो अवयव हैं a के, देन x आर y देन एम्प्लाइज y आर x फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू a। तब हम कहेंगे कि R जो संबंध है वह कैसा संबंध है, सममित संबंध है। तीसरा है संक्रमक। संक्रमक दैट मीन्स x y एंड z बिलोंग्स टू a, देन x आर y एंड y आर z। ठीक है। तब हमको क्या मिल जाए, x आर z मिल जाए फॉर ऑल x y एंड z बिलोंग्स टू a के लिए। ठीक है। यदि ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, R जो है वह तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, तो R को हम तुल्यता संबंध कहेंगे। ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेशन कहते हैं। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। I पूर्णांकों का समुच्चय है, x और y कैसे डिफाइन है। x और y का मतलब ये है कि x माइनस y समपूर्णांक है। इस तरह से रिलेशन डिफाइन है। इस रिलेशन R को हमको बताना है क्या यह इक्विवेलेंट रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है। इसके लिए हम तीनों प्रॉपर्टी को देखते हैं, क्या ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है कि नहीं है। मान लेते हैं लेट x इज एलिमेंट ऑफ a, x जो है वह a का अवयव है। तब हमको देखना है कि ये जो R है वह इस गुणधर्म स्वतुल्य को सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है। स्वतुल्य को कब सेटिस्फाइड करेगा, यदि x आर x हो जाए। यदि x का संबंध x से हो जाए तब हम कहेंगे कि ये फर्स्ट प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है, इस रिलेशन की परिभाषा से x आर x को हम क्या लिखेंगे, x आर y क्या बोलता है, x आर y बोलता है कि x माइनस y समपूर्णांक होना चाहिए। ठीक है। तब x और y जो है वह रिलेटेड होते हैं। तो इस डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस x। तो x माइनस x क्या हो जाएगा, 0। तो x माइनस x क्या हो गया, 0। तो 0 क्या समपूर्णांक है, बिल्कुल है। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि 0 जब समपूर्णांक है, इसका क्या मतलब मिला हमको, x माइनस x जो है वह समपूर्णांक है। तो x माइनस x समपूर्णांक है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि x का रिलेशन x से है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a के लिए। तो हम बोल सकते हैं वो कैसा रिलेशन है, स्वतुल्य रिलेशन है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। दूसरा अपन देखते हैं क्या यह जो रिलेशन है वह सममित है कि नहीं है। मान लेते हैं लेट x एंड y बिलोंग्स टू a, देन इसमें हमको क्या प्रूफ करना रहेगा, x का रिलेशन अगर y से है तब हमको बताना होगा कि y का रिलेशन x से है कि नहीं है फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू a के लिए। इस लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चलते हैं x आर y। x आर y का क्या मतलब हुआ, x आर y का मतलब है कि x माइनस y जो है वह समपूर्णांक है बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। ठीक है, x माइनस y क्या है, समपूर्णांक है। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अपन बात को समझते हैं। यदि मैं बोलूँ 4 एक समपूर्णांक है, तो 4 जब एक समपूर्णांक है तो -4 भी क्या होगा, समपूर्णांक होगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम जब बोल रहे हैं कि x माइनस वाई समपूर्णांक है, तो इसका जो निगेटिव होगा दैट इज माइनस x माइनस वाई भी क्या होगा, समपूर्णांक होगा। यह भी क्या है, समपूर्णांक है। तो माइनस एक्स माइनस वाई एक समपूर्णांक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, माइनस एक्स प्लस वाई ये भी क्या हो जाएगा, समपूर्णांक है। माइनस एक्स प्लस वाई भी क्या हो गया, समपूर्णांक है। तो यहाँ से अपन आगे इसको और क्या लिख सकते हैं, y को हम पहले लिख दें, दैट मीन्स y माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स क्या हो गया, समपूर्णांक है। y माइनस एक्स समपूर्णांक है। तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन की परिभाषा से ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करता है कि y का रिलेशन x से है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं, y का रिलेशन जो है वह x से है, y आर एक्स। ठीक है, y का रिलेशन x से, मतलब हमको क्या मिला, हमने लेके चला था x आर y और हमको क्या मिल गया, y आर एक्स फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू a के लिए। तब हम कहेंगे कि ये जो r रिलेशन है वह कैसा रिलेशन है, सममित रिलेशन है, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन है। ये दूसरी प्रॉपर्टी भी इसकी सेटिस्फाइड हो जाती है। तीसरी प्रॉपर्टी को हम देखते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, संक्रमक, या इसको अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव। मान लेते हैं लेट, मान लीजिए x y और z ये कोई तीन एलिमेंट है a के। तो यहाँ पे हमको क्या प्रूफ करना है,
एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड, यदि एक्स आर वाई और वाई आर जेड हमारे पास है तो हमको क्या मिलना चाहिए, एक्स आर जेड मिलना चाहिए फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू ए के लिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। एक्स आर वाई एंड वाई आर जेड, एक्स आर वाई का क्या मतलब है, बाय डेफिनेशन ऑफ रिलेशन इसका मतलब ये है कि एक्स माइनस वाई जो है वह समपूर्णांक है। ठीक है, आई बात समझ में। इसी तरह से वाई आर जेड का क्या मतलब है, वाई आर जेड का मतलब हो जाएगा वाई माइनस जेड समपूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ 6 एक समपूर्णांक है और 8 भी समपूर्णांक है, तो दोनों को यदि मैं जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 14। 14 भी क्या होगा, समपूर्णांक होगा। कहने का मतलब क्या है, दो समपूर्णांकों का योग भी एक समपूर्णांक होता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x माइनस वाई एक समपूर्णांक है, y माइनस जेड भी समपूर्णांक है, तो दोनों को यदि मैं जोड़ दूं तो वो भी क्या होगा, समपूर्णांक होगा। दैट मीन्स x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड ये भी क्या होगा, समपूर्णांक होगा। ठीक है ना, या फिर इसको अपन थोड़ा सा सॉल्व कर दें, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड ये भी क्या होगा, ये भी समपूर्णांक होगा। यहाँ से y कैंसल आउट हो जाएगा, क्या मिल जाएगा अपने को, x माइनस जेड भी क्या हो जाएगा, समपूर्णांक हो जाएगा। x माइनस जेड समपूर्णांक है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है कि x का संबंध z से है। तो हमको क्या मिल गया, यदि x का संबंध y से है और y का संबंध किससे है, z से है, तो हमको क्या मिल जाता है, x का संबंध z से हो जाता है फॉर ऑल एक्स वाई एंड जेड बिलोंग टू ए के लिए। दैट मीन्स ये जो रिलेशन है वह कैसा रिलेशन है, संक्रामक रिलेशन है। तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है, स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, इसलिए इस रिलेशन आर को हम क्या बोलेंगे, यह एक तुल्यता संबंध है। आई बात समझ में। आइए फलन को समझते हैं। फंक्शन, फलन क्या होता है, फलन भी क्या चीज़ है, फलन भी एक प्रकार का रिलेशन ही है जो दो सेट्स के अवयवों में क्या संबंध है उसको प्रदर्शित करता है। फलन को हम निम्न प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, f फिर 2 डॉट a to b, ये हमारा फलन कहलाता है। फलन क्या चीज़ है, a के अवयव और b के अवयव में क्या रिलेशन है उसी बात को ये भी बताता है। ठीक है, तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर रिलेशन और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, दोनों में अंतर क्या है। जैसे मान लीजिए ये हमारा a कोई सेट है, इसका एलिमेंट है x और यहाँ पे दूसरा सेट है b जिसका एलिमेंट है y। ठीक है, ये x y से जिस रिलेशन से संबंधित है उसे ही अपन f कहेंगे। वो रिलेशन कुछ भी हो सकता है और इस y की जो वैल्यू है उसको अपन f ऑफ x के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा फलन कहलाता है। तो फलन और रिलेशन में क्या अंतर है इसको अपन थोड़ा समझने का प्रयास करें। हम रिलेशन में भी बोलते हैं कि a के एलिमेंट्स जो हैं वह b के एलिमेंट से कोई नियम से संबंधित हो तो वो रिलेशन है। तो रिलेशन और फंक्शन में आखिर अंतर क्या हो गया, आइए इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। दोनों के बीच में क्या अंतर है इसको समझने का प्रयास करें। हमारे पास a एक सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 5, ये हमारा a हो गया। b हमारा दिया गया है वो क्या है, a b और ये c है। ठीक है, यहाँ पे दो संबंध है, एक संबंध है r जो निम्न। फंक्शन और रिलेशन में क्या अंतर है, फंक्शन में a के सारे अवयव b के किसी न किसी अवयव से संबंधित होने चाहिए, जबकि रिलेशन में ऐसा नहीं है, a के कुछ अवयव छोड़ भी सकते हैं। ये डिफरेंस हुआ। दूसरा डिफरेंस ये है कि a के जो एक अवयव है वह b के दो अवयव से प्रतिचित्रित नहीं हो सकते, जबकि रिलेशन में ऐसा हो सकता है। रिलेशन में क्या हो सकता है, a का एक ही अवयव b के दो अलग अलग अवयव से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, आइए इसको अपन थोड़ा सा समझें इस एग्जांपल से। यहाँ पे जो हमारा रिलेशन दिया गया है r 1 का रिलेशन a से है, 1 का रिलेशन a से है, ये लीजिए। 2 का रिलेशन भी a से है, 2 का रिलेशन भी a से है। 3 का रिलेशन b से है, 3 का रिलेशन b से है। 4 का c से है, ये 4 का c से हो गया और 5 का भी c से हो गया। ठीक है, अब आइए समझते हैं क्या यह एक फंक्शन है। फंक्शन में हमने क्या बोला था, a के सारे अवयव b के किसी न किसी अवयव से संबंधित होने चाहिए। देखिए a के सारे अवयव b के किसी न किसी अवयव से संबंधित है। दूसरा हमने क्या बोला था, a का एक अवयव b के अद्वितीय अवयव से कनेक्टेड होना चाहिए। अद्वितीय अवयव मतलब एक ही अवयव से हो, इसका एक अवयव इसके दो अवयव से कनेक्टेड नहीं होने चाहिए। इसके दो अवयव, a के दो अवयव b के एक अवयव से कनेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन a का एक अवयव b के दो अवयव से कनेक्टेड नहीं हो सकते।
तो ये जो है वह एक फंक्शन भी है। आई बात समझ में? तो आर जो है वह रिलेशन भी है और आर भी क्या है, फंक्शन भी है। आइए इस दूसरे उदाहरण एस को समझने का प्रयास करें। इसको अपन लेके चलते हैं 1 2 3 4 5, ये हमारा ए है और यहाँ पे जो हमारा बी है। बी में क्या है हमारे पास, ए बी और सी। देखिए 1 का रिलेशन ए के साथ है, 1 का रिलेशन ए के साथ है, 2 का सी के साथ है, 2 का सी के साथ है, 1 का बी के साथ है, 1 का बी के साथ है, 3 का बी के साथ है, 3 का बी के साथ है, 4 का सी के साथ है, 4 का सी के साथ है और 5 का फिर से वापस सी के साथ है। ये लीजिए, अब देखिए ये तो रिलेशन है, तो क्या यह फंक्शन है कि नहीं है? यह फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि 1 का रिलेशन ए के साथ भी है और बी के साथ भी है। फंक्शन क्या बोलता है, ए का एक अवयव जो है वह बी के 2 अवयव से कनेक्टेड नहीं हो सकता। आई बात समझ में? इसलिए जो एस है, एस जो है वो क्या है, एस जो है रिलेशन तो है, ठीक है, लेकिन एस जो है वह फंक्शन नहीं है। ये जो है वह फंक्शन नहीं है, यह फंक्शन नहीं है। आई बात समझ में? दोनों के बीच में डिफरेंस को हम समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या होने चाहिए, दोनों के बीच के रिलेशन को समझ पा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंतर है। क्या अंतर है? ए का एक ही अवयव बी के 2 अवयव से रिलेटेड है और यहाँ पे ए के 2 अवयव बी के एक ही अवयव से रिलेटेड है। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका जो एक अवयव है बी के 2 अवयव से रिलेटेड नहीं हो सकते, ठीक है। तो बेसिक सा डिफरेंस यह है। अपन फंक्शन के अलग अलग टाइप्स हैं। तो पहला जो प्रकार है फंक्शन का, उसको अपन बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन, ठीक है। अचर फलन, अचर फलन हम किसे कहेंगे? यदि ए के सारे अवयव बी के एक ही अवयव से प्रतिचित्रित है। सपोज मान लो ए हमारे पास x1 x2 x3 है, ठीक है, और बी हमारे पास है a b c। तो ये एक अचर फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा अचर फलन? ये हमारे पास a हो गया, x1 x2 और x3, ठीक है, b कुछ इस तरह से हो गया, b a b और c। तो ये जो x1 है वो एक ही अवयव से x2 भी और x3 भी। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? अचर फलन। दैट मीन्स इफ x1 इज एलिमेंट ऑफ a देन f ऑफ x1 इज b, ठीक है। x2 इज एलिमेंट ऑफ a देन f ऑफ x2 इज इक्वल टू b एंड x3 इज एलिमेंट ऑफ a देन f ऑफ x3 इज इक्वल टू b। तो ऐसे फंक्शन को हम अचर फलन कहते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी मैपिंग किसे कहते हैं अपन? जो ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से ही प्रतिचित्रित है, तो ऐसे मैपिंग को हम आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं। दैट मीन्स आई एक्स इज इक्वल टू हम क्या मिल जाए, एक्स के बराबर ही मिल जाए, तो ऐसे मैपिंग को हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मैपिंग कहते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसी एग्जांपल को ले लें अपन। यदि ए हमारे पास है, ए कुछ इस तरह से है, ए x1 x2 x3 है, ठीक है। फिर से हमको यहाँ पे सेट ए नहीं बी नहीं रहेगा, ए ही रहेगा। ये भी x1 x2 और x3 है, तो x1 x1 से ही संबंधित है, x2 x2 से और x3 x3 से ही संबंधित। तीसरा आता है इनटू मैपिंग। इनटू मैपिंग किसे कहते हैं? मान लीजिए f कोई फंक्शन है a से b में, तो इनटू मैपिंग किसे कहेंगे? b का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो a के किसी भी अवयव से प्रतिचित्रित ना हो। a 1 से रिलेटेड है, b 1 से रिलेटेड है, c भी 1 से रिलेटेड है और d जो है वो -1 से रिलेटेड है। तो ऐसे मैपिंग को हम इनटू मैपिंग कहेंगे। क्यों इनटू मैपिंग कह रहे हैं? क्योंकि b का एक अवयव ऐसा है जो a के किसी भी अवयव से प्रतिचित्रित नहीं है। दैट मीन्स ये इनटू मैपिंग हो गया। चौथा अपन आते हैं ऑनटू मैपिंग। ऑनटू मैपिंग किसे कहते हैं? मान लो कोई फंक्शन है f a से b में, तो ये ऑनटू मैपिंग कहलाएगा यदि b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव से प्रतिचित्रित है। b और d ये हमारा a है और b हमारा है 1 0 -1। a का रिलेशन 1 से है, b का भी 1 से है, c का 0 से है और d का हमारा -1 से है। तो ये मैपिंग जो है वह ऑनटू मैपिंग है। क्यों ऑनटू मैपिंग है? क्योंकि b के सारे अवयव किसी न किसी अवयव से प्रतिचित्रित हैं। इनटू में कोई अवयव छूटना चाहिए और ऑनटू में कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए। तब 1-1 मैपिंग, एक प्रतिचित्रण। ये क्या होता है? मान लीजिए कोई फंक्शन है a से b में, तो इसको हम एक प्रतिचित्रण कहेंगे, 1-1 मैपिंग कहेंगे।
यदि ए का प्रत्येक अवयव बी के एक ही अवयव से प्रतिचित्रित हो। सपोज मान लो यहाँ पे हमारे पास है ए बी सी और ये डी, ये हमारा ए हो गया, बी कुछ इस तरह से हो गया 1 2 3 और ये 4। तो ए 1 से कनेक्टेड है, बी 2 से कनेक्टेड है, सी 3 से कनेक्टेड है, डी 4 से कनेक्टेड है। तो ऐसे मैपिंग को हम 1-1 मैपिंग कहते हैं, जिसमें एक अवयव पर्टिकुलर इसके एक ही अवयव से कनेक्टेड है, तो इसको हम क्या कहते हैं, 1-1 मैपिंग कहते हैं। ठीक है। मैनी वन मैपिंग किसे कहेंगे? ए के एक से अधिक अवयव बी के एक ही अवयव से प्रतिचित्रित है, उसको मैनी वन मैपिंग कहेंगे। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ए मान लीजिए ए बी सी और डी है, और बी हमारे पास है 1 2 3 करके। ए 1 से कनेक्टेड है, बी 2 से कनेक्टेड है, सी भी 2 से कनेक्टेड है, और डी जो है वह 3 से कनेक्टेड है। इसको हम मैनी वन मैपिंग कहेंगे। मैनी वन मतलब बी और सी ऐसे हैं जो ए के एक ही अवयव से प्रतिचित्रित है, इसलिए हम इसको मैनी वन मैपिंग कहते हैं। आई बात हम 1-1 इंटू मैपिंग। 1-1 इंटू मैपिंग मतलब ऐसा मैपिंग जो 1-1 भी हो और इंटू भी हो। इंटू हो इसका क्या मतलब, वो बी का कम से कम एक अवयव छूटना चाहिए। एफ कोई फंक्शन है ए से बी में, तो बी का कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए के किसी अवयव से प्रतिचित्रित ना हो। 1-1 मैपिंग का मतलब क्या हुआ? 1-1 मतलब ए का एक अवयव बी के एक ही अवयव से प्रतिचित्रित हो। ए का संबंध 2 से है, बी का 1 से है, सी का 4 से है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए का एक ही अवयव से है, बी का एक अवयव से, सी का एक अवयव से है, तो ये 1-1 हो गया। इंटू मतलब क्या हुआ, एक अवयव छूट रहा है, तो ये मैपिंग कैसा मैपिंग है? ये मैपिंग जो है वो 1-1 इंटू दोनों है, इसलिए इसको मैनी वन इंटू मतलब ऐसा मैनी वन इंटू मतलब ऐसा मैपिंग जो मैनी वन भी हो और इंटू भी हो। इंटू हो इसका क्या मतलब है कि कम से कम बी का एक अवयव छूटना चाहिए। ठीक है। और मैनी वन मतलब ए के एक से अधिक अवयव बी के एक ही अवयव से प्रतिचित्रित है। जैसे अपन मान लीजिए हमारे पास x है, x1 x2 और x3। बी कोई सेट है जो इस प्रकार से है y1 y2, तो यहाँ पे मान लो x1 y1 के साथ है, x2 भी y1 के साथ है और x3 भी y1 के साथ है, इस तरह से। तो ये जो मैपिंग है इसको अपन क्या कहते हैं? मैनी वन इंटू मैपिंग कहते हैं। इसके जो एक से अधिक अवयव एक ही अवयव से प्रतिचित्रित है, तो ये मैनी वन हो गया, और चूंकि एक अवयव छूट रहा है इसलिए ये इंटू हो गया, तो इस मैपिंग को हम मैनी वन इंटू मैपिंग कहते हैं। 1-1 ऑन 2 ऐसा मैपिंग जो 1-1 भी हो और ऑन-टू भी हो, ऐसे मैपिंग को हम 1-1 ऑन-टू मैपिंग कहते हैं। ठीक है। मान लीजिए कोई फंक्शन है f a to b में ऑन-टू हो मतलब क्या हो, b का कोई भी अवयव नहीं छूटना चाहिए, वो a के किसी न किसी अवयव से प्रतिचित्रित हो। 1-1 मतलब क्या हुआ? 1-1 मतलब a के जो एक एलिमेंट है वह b के एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल यदि अपन a को लेके चले, x1 x2 x3 x4, ये हमारा a हो गया। b मान लो b हमारे पास है y1 y2 y3 y4, तो x1 y1 से है, मान लो x2 y2 से है, x3 y3 से है और x4 जो है y4 के साथ है, तब अपन ऐसे मैपिंग को 1-1 ऑन-टू मैपिंग कहेंगे। ऑन-टू मतलब b के सारे अवयव a के किसी न किसी अवयव से प्रतिचित्रित है। 1-1 मतलब a का एक अवयव b के एक ही अवयव से प्रतिचित्रित है, इसलिए इसको हम 1-1 ऑन-टू मैपिंग कहते हैं। ठीक है। मैनी वन ऑन-टू मैपिंग किसे कहेंगे? मैनी वन ऑन-टू मैपिंग किसे कहेंगे? ऐसा मैपिंग जो ऑन-टू भी हो और मैनी वन हो। ऑन-टू मतलब b के सारे अवयव a के किसी न किसी अवयव से प्रतिचित्रित हो, और मैनी वन मतलब a के एक से अधिक अवयव b के एक ही अवयव से प्रतिचित्रित हो। फॉर एग्जाम्पल a अपन मान लें, a कुछ इस तरह से है a b c और d करके, और b हमारे पास है 1 2 और 3, तो यहाँ पे a 1 से कनेक्टेड है, b 2 से कनेक्टेड है, c भी 2 से कनेक्टेड है और d भी 3 से कनेक्टेड है। तो यहाँ अपन देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? पहली चीज़ ये ऑन-टू है। ऑन-टू है इसका क्या मतलब हुआ? b के सारे एलिमेंट जो है वह a के किसी न किसी अवयव से कनेक्टेड है। मैनी वन a का दो अवयव ऐसा है, एक से अधिक अवयव मतलब दो अवयव ऐसा है जो b के एक ही अवयव से प्रतिचित्रित है, इसलिए इसके इन्वर्स फंक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। मान लीजिए f कोई फंक्शन है a से b में, जो निम्न तरह से डिफाइन है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ? a और b के अवयवों के बीच में कैसा संबंध है? वर्ग का संबंध है। सपोज यदि अपन मान ले a कुछ इस तरह से है 1 2 3 करके है,
और बी हमारा कुछ इस तरह से है 1 4 9 करके। तो 1 का रिलेशन 1 से होगा, 2 का रिलेशन 2 से होगा और 3 का रिलेशन 3 से होगा। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। मतलब ए के अवयवों के यदि हम वर्ग कर दें तो बी का अवयव हमको मिल जाता है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो ए का रिलेशन जो बी से है उसको अपन फंक्शन बोल रहे हैं। इनवर्स फंक्शन किसे कहेंगे? इसको अपन एफ इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी का ए से क्या रिलेशन है? बी का ए से जो रिलेशन रहेगा उसको हम इनवर्स फंक्शन कहेंगे। तो बी का ए से क्या रिलेशन है? मैं यहाँ पे ए से बी के रिलेशन को क्या बोल रहा हूँ? ए के अवयवों को वर्ग करने पे बी का अवयव आता है। यदि मैं बी से इसके रिलेशन को डिफाइन करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? बी के अवयवों का वर्गमूल करने से एक अवयव आता है। तो ये जो वर्गमूल का रिलेशन है वो हमारा क्या कहलाएगा? इनवर्स रिलेशन। दैट में लिखा। आइए क्वेश्चन को समझते हैं। क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। एफ फंक्शन है क्यू से क्यू में जो निम्न प्रकार डिफाइन है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 2। एफ 1 मैपिंग है और एफ R2 मैपिंग है। क्या ये हमको बताना है? ठीक है, तो पहले हम देखते हैं क्या यह मैपिंग जो है वो 1 है कि नहीं है। 1 मैपिंग किसे? अपन मान ले x1 और x2 ये कोई दो एलिमेंट है क्यू के। ठीक है, हम मान के चलते हैं कि एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। इनके इमेज जो बराबर हैं, अगर इनके इमेज बराबर है, यदि हम ये बता दें कि ये अवयव भी बराबर है तो ये मैपिंग जो है वो 1 मैपिंग हो जाएगा। तो एफ ऑफ x1 को हम क्या लिख सकते हैं? 3x1 + 2 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 को अपन क्या लिख सकते हैं? 3x2 + 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर ले। 3x1 इज इक्वल टू 3x2 और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले। x1 इज इक्वल टू x2। दैट मीन्स एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, देन x1 इज इक्वल टू x2। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? f क्या चीज़ है? f जो है वह 1 मैपिंग है। एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, देन x1 इज इक्वल टू x2। इसलिए अपन क्या बोलते हैं? f कैसा मैपिंग है? f जो है वह 1 मैपिंग है। आई बात समझ में? आइए अब देखते हैं क्या यह मैपिंग जो है वह R2 मैपिंग भी है कि नहीं है। R2 मैपिंग कहने का मतलब क्या हुआ? Q1 के सारे अवयव Q के किसी न किसी अवयव से प्रतिचित्रित होने चाहिए। यदि मैं मान लूँ कि Y कोई अवयव है Q1 का, तो क्या ये Y जो है वह Q के किसी अवयव से प्रतिचित्रित है? और अगर प्रतिचित्रित है तो किससे प्रतिचित्रित है? ये हमको निकालना है। जब Y Q1 का अवयव होगा तो Y कुछ इस फॉर्म में होगा, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपन क्या लिखेंगे? 3x + 2 लिखेंगे, या 3x के लिए इसको हल कर ले y - 2 लिखेंगे, या x के लिए इसको हल कर ले तो y - 2/3 लिख देंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर y अवयव है Q1 का तो y जो है वह इस Q के इस अवयव से प्रतिचित्रित होगा। तो जितने भी Q1 के अवयव होंगे वो किसी न किसी अवयव से Q के किसी न किसी अवयव से अवश्य ही प्रतिचित्रित होंगे। इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं? f कैसा मैपिंग है? f जो है वह R2 मैपिंग है। आई बात समझ? आइए देखते हैं कंपोजिशन ऑफ मैपिंग, प्रतिचित्रणों का संयोजन। ये क्या होता है? मान लीजिए x, y और ये z, ये 3 नॉन एम्प्टी सेट हैं। f कोई फंक्शन है x से y में, ठीक है। g कोई दूसरा फंक्शन है y से z में। तो हमको एक कंपोजिशन निकालना है दोनों का, जिसको हम GOF से रिप्रेजेंट करते हैं। ये फंक्शन जो होगा हमारा x से z में डिफाइन होगा। और ये किस तरह से डिफाइन होगा? GOF x इज इक्वल टू हम लिखेंगे g फंक्शन ऑफ f ऑफ x। इस तरह से डिफाइन होता है। तो इस तरह से जो डिफाइन होता है इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ मैपिंग ऑफ रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं का कोई समुच्चय है। f कोई फलन डिफाइन है R से R में, f ऑफ x इज इक्वल टू sin x। g दूसरा फंक्शन है g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। GOF x एंड f of gx ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए f हमारा जो फंक्शन है R से R में डिफाइन है। कैसे डिफाइन है? f ऑफ x इज इक्वल टू sin x। ठीक है, दूसरा फंक्शन है g जो कि R से R में ये भी डिफाइन है। gx इज इक्वल टू क्या हमारे पास? एक्स स्क्वायर। अब हमको निकालना है GOF x। तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ मैपिंग GOF x को अपन क्या लिखते हैं? g फंक्शन ऑफ f x लिख सकते हैं। f x की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करिए। f ऑफ x की वैल्यू क्या हमारे पास? sin x। ये sin x हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो यहाँ पे रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो g sin x है, दैट मीन्स यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा? sin² x मिल जाएगा। ये हमारा निकल गया GOF x।
इसी प्रकार से हम एफ ओ जी एक्स निकाल सकते हैं। तो एफ ओ जी को हम क्या लिखेंगे, एफ फंक्शन ऑफ जी एक्स। पहले जी एक्स की वैल्यू पुटअप करिए, एफ जी एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास, एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर, एफ एक्स साइन एक्स, जैसे ये थीटा में जाएगा एक्स, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या लेंगे, साइन एक्स स्क्वायर। आई बात समझ में। तो क्या बता सकते ये दोनों बराबर है कि नहीं है, जी ओ एफ एक्स और एफ ओ जी एक्स, ये दोनों जो है वह बराबर नहीं है। तो इस तरह से हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने रिलेशन और फंक्शन से रिलेटेड सभी चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है। यदि इसके बावजूद भी आप लोगों को कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उससे रिलेटेड बिल्कुल वीडियो बनाऊंगा। आज का यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल में अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।